हेलो स्टूडेंट्स। मैं जानता हूं आप लोग पीछे समझ गए होंगे नीट 2025 जो बच्चे इस साल अपियर किए थे एग्जामिनेशंस में या जो अपियर करने वाले हैं, क्योंकि ये समय इट्स अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी और हर जगह इसके बारे में चर्चा हो रही है। एज एन इंस्टीट्यूट, एक एजुकेटर के तौर पर जो पिछले करीब 7-8 सालों से हम लोग नीट स्टूडेंट्स के साथ लगे हुए हैं, हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने इस बार एग्जाम दिया तो उनसे तो हमने बात की, लेकिन मुझे लगा कि एक ऑनलाइन जो कम्युनिटी हमारी ग्रो हुई है, जो एक स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, उनसे भी जो हम सोच पा रहे हैं इस पूरे विषय पर वो शेयर करना चाहिए। इसीलिए मैं शिवार्थ आज आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पर नीट 2025 इज देयर स्टिल अ रे ऑफ होप के बारे में बात करने आया हूं। मैं जानता हूं बहुत सारे रिएक्शंस ऑलरेडी आ चुके हैं और आप में से बहुत सारे लोग अभी भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा नाराज, डिसअपॉइंटेड और एक फीलिंग आती है, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, इसके पहले वाले स्टूडेंट्स के साथ क्यों नहीं हुआ, इसके बाद के लोगों के साथ शायद नहीं होगा, क्यों। और कोई जवाब नहीं है मेरा इसके पास, आप ही के साथ क्यों। सच तो यह है कि नाइंसाफ़ी तो हुई है, लेकिन बच्चों में उसके बारे में बहुत सारी बात नहीं करूंगा जो बातें एनटीए को लेकर कही गई हैं कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस पेपर, मतलब इस तरह का पेपर बनाने का, खासतौर से फिजिक्स का और एक हद तक बायो और केमिस्ट्री का भी, मतलब व्हाट डिड दे वांट टू अचीव आउट ऑफ इट, वो क्या करना चाह रहे थे। जैसे कोई पेपर बनता है उसके पीछे एक माइंडसेट होता है, आप बच्चों को किस लिए टेस्ट कर रहे हैं। यहां कुछ ऐसा था, ये प्रूव करना था कि हम कितना मुश्किल पेपर बना सकते हैं, हम कितना वियर्ड, में मुश्किल भी नहीं होगा क्योंकि वियर्ड पेपर बना सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें आप लोग सुन चुके हैं और एक तरीके से रिपीटिशन होगा उन सारी बातों का। मैं वो बात करने यहां नहीं आया हूं। मैं बात करने आया हूं इस सब के बाद के सिनेरियो पर, व्हाट इज द वे अहेड, सामने हमारे क्या है, क्या अभी भी कोई आशा की किरण बची हुई है, क्या हम लोग जो एग्जाम, मैं दो लेवल्स पर ये बात करना चाह रहा था। पहली बात उन स्टूडेंट्स के लिए और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस एग्जाम में अपियर किया और वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का, लेकिन एक बड़ा फ्रेंजी क्रिएट हो गया है उन लोगों के बीच में जो आने वाले 2026 में नीट में अपियर करेंगे, चाहे वो रिपीटर्स हों या जो लोग पहली बार इस समय क्लास 12th में हैं और वो पहली बार नीट के लिए अपियर करेंगे। तो मैं दो लेवल्स पर अपने उन स्टूडेंट से, उन पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं जो नीट, जिनका भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना है, एमबीबीएस करने का सपना है और जो नीट को लेकर काफी होपफुल थे और होपफुल हैं अभी भी एक हद तक। तो पहली बात, जिन लोगों ने अपियर किया एग्जामिनेशंस, उनके लिए मैं कहूंगा कि ठीक है पेपर मुश्किल आया, अजीब आया। मुश्किल शब्द मुझे लगता है कि मुश्किल कहने का मतलब हो जाता है ना, कंटेक्स्ट आप दे देते हो। मैं कहूंगा पेपर अजीब आया, बकवास पेपर आया, लेकिन इसमें जो सिल्वर लाइनिंग है, जो इसमें एक अनकही बात है, वो ये है कि पेपर सबके लिए बकवास था, पेपर सबके लिए मुश्किल था, पेपर सबके लिए अजीब था। आप अकेले नहीं हैं जिनके लिए ये एक दुर्घटना हुई है, मिस हैपनिंग हुई है। इसलिए अगर आप में से, जैसे मैं जानता हूं आप में ज्यादातर लोग जो माइंडसेट रहा होगा 650, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 30-40,000 रैंक, आपको कम से कम 30,000, अंडर 30,000 रैंक चाहिए होती है और हमने भी टारगेट दिया 650 का कम से कम करके आना है। और पेपर देखने के बाद तो वही कहते हैं ना, होशो हवास उड़ गए होंगे, लोगों के होश उड़ गए होंगे कि अब 650 क्या, यहां तो 550 नहीं आ रहा है। और सच बात भी यह है कि 550 भी शायद कुछ लोग के तो आएंगे, कुछ लोग बिरले होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी चंक 99.8 परसेंटाइल तक मैं वायदा कर सकता हूं 550 भी आना मुश्किल है। तो फिर इसी नाते मैं कह रहा हूं देयर इज द रे ऑफ होप, कि अगर पेपर मुश्किल आया है, सबके लिए मुश्किल आया है, गलत सबसे हुआ है, अटेम्प्ट सबसे कम हुआ है, इस नाते, क्योंकि देखिए यहां कोई ऑब्सोल्यूट मार्क्स की तो बात होती नहीं है। क्योंकि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो हम लोग हमेशा बात करते हैं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, हम लोग रिलेटिव टर्म्स में बात करते हैं चीजों की। तो कोई भी एग्जामिनेशन जब सेट होता है तो वो रिलेटिव टर्म्स में आपकी कैपेबिलिटी को और द बेस्ट को आप में से छांटता है। तो द बेस्ट को छांटने का मतलब है कि कंपैरेटिवली आपने कैसा परफॉर्मेंस किया। कंपैरेटिवली अगर सारा परफॉर्मेंस 650 था पहले, उसके रिस्पेक्ट में आपको चेक कर रहे थे, तो वो कंपैरेटिवली एवरेज परफॉर्मेंस मैं मानता हूं इस बार 650 का एटलीस्ट 450 to 480 बन गया है। अगर आप उनमें से हैं जिसको ये कह सकता है कि मेरे 450 से 500 के बीच में आ रहे हैं, तो राइट नाउ आई कैन एश्योर यू, यू कैन बी एश्योर्ड फ्रॉम माई एंड, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इफ यू आर टचिंग 500 फॉर श्योर, 500 नहीं टच कर रहे, 480s
470s के रेंज में भी हैं, तभी देयर इज अ वेरी गुड चांस यू विल गेट ए गवर्नमेंट कॉलेज, आई कैन एश्योर यू दैट। दूसरी बात, तो इस नाते मतलब एक हिंदी में शब्द होता है जो थोड़ा बुरा सा भी, विधवा विलाप, या अंग्रेजी में क्या होता है जिसका काउंटर पार्ट हो जाएगा, मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब वो सब तो हो चुका, अब उससे बार बार मैं कहूँ एनटीए तुमने ये किया, और जो लोग कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि बच्चे तो ऐसा करें तो एक हद तक ठीक है, टीचर्स भी जिन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया था अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हम भी एग्जाम दे रहे होते हैं एक तरीके से, तो वो एक इनिशियल रिएक्शन तो मुझे समझ में आता है, लेकिन बहुत देर बाद तक उसके बारे में बात करना, 2-3 दिन, इसीलिए मैंने वीडियो थोड़ा लेट लेके आया आप लोग के लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आता रिएक्ट कैसे करूं। तो अब उसके बारे में बात करना देयर इज नो पॉइंट, मतलब वो तो फिर क्लिक बेट हो जाएगा आप, क्योंकि जब लोग नाराज होते हैं तो आप ऐसी कोई बात करो तो लोग खूब, लोगों को मतलब पर पीड़ा का सुख होता है ना, मतलब यू शेयर द मिजरी एंड यू गेट व्यूज, बट दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। मुझे लगता नहीं इससे कोई फायदा होगा बच्चों को खास तौर से। तो पॉइंट ये कि हम व्हाट इज द वे अहेड, तो जो मैंने कहा कि 450, अगर आप 450 प्लस में हैं तो देयर इज स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग रे ऑफ होप। या अगर मैं कहूं, अगर आपने फिजिक्स में 20 सवाल सही कर दिए हैं, या आपने 25 अटेम्प्ट किए हैं और 15, 16, 17 आपके सही हैं, तो आप, और आपने बायो और केमिस्ट्री में मान के चल रहा हूं ठीक ठाक किया होगा, जो अबव एवरेज स्थिति होती है, तो यू कैन गेट थ्रू। ये तो बात हो गई उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस साल एग्जाम में अपीयर किए हैं। एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, देयर इज स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि कंपैरेटिवली, क्योंकि देखिए पेपर जब मुश्किल आए तो मैं जानता हूं एक और स्थिति होती है जिसको मैंने शायद, कि जैसे कई बार जो इतना जब अजीब पेपर आता है तो आदमी टेम्परामेंटली अपने आप को लूज कर देता है, और टेम्परामेंटली लूज करने के बाद क्या होता है, जो चीजें आने वाली होती वो भी गलत हो जाती है, और उसका जो डाउन साइड ये होता है, मतलब जैसे इसका देखिए सबसे बड़ा डाउन साइड क्या है इस तरह के वियर्ड पेपर का डाउन साइड ये है कि क्योंकि एक देखिए 1% या 0.001% आबादी ऐसी, वैसे 10% आबादी होती है जो सिर्फ पेपर देने के लिए जाती है, उसमें से 0.001% लोग होते हैं जो तुक्के मारते हैं, वो ऑलमोस्ट पूरा शायद करके भी आए, उन्हें क्या मतलब मुश्किल था क्या आसान था, उनको आसान होता तब भी मुश्किल ही लगता। लेकिन पॉइंट ये है कि जब पेपर में ओवरऑल स्कोर्स कम चले जाते हैं और वियर्ड आ जाता है सबके लिए, तो मान लीजिए किसी के 10-12 तुक्के सही हो गए या 20 तुक्के सही हो गए फिजिक्स में, तो फिर इसीलिए वियर्ड पेपर नहीं बनाए जाते हैं। इसका लॉजिक ये होता है कि आपको एलिमिनेट उन लोगों को करना होता है जो लोग सिर्फ पेपर देने के लिए पेपर दे रहे हैं, या मतलब नॉन सीरियस तरीके से पेपर भर दिया है तो यार जाते हैं मजे करके आते हैं। अगर उनमें से किसी का कारण हो गया तुक्के अटेम्प्ट करने के कारण, ऐसे ही कुछ करने के कारण, तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? दे डिडंट हैव एनी आयोटा ऑफ बिकमिंग डॉक्टर्स और परस्यूइंग एमबीबीएस, उन्हें कोई मतलब नहीं था इससे, वो तो मजे करने जा रहे थे। अब उनके हाथ में आपने दे दिया तो क्या करेंगे? 12th तो हर कोई पास ही कर लेता है आजकल। तो ये इसका डाउन साइड है, लेकिन ऐसी आबादी में मान के चलना 0.0001% होगी जरूर इस बार, वो आबादी जिनमें से आपने सोचा होगा इसका तो कतई नहीं होगा, और उसको भी पता होगा मुझे तो करना ही नहीं यार एमबीबीएस, उसका भी हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही गलत होगा। मतलब उन बच्चों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि किस्मत तो किसी की चमक जाए तो अच्छी बात है, और भारत जैसे देश में एमबीबीएस में सिलेक्शन मिल जाए तो इसे बोलते हैं ना किस्मत खुल गई। लेकिन मैं कह रहा हूं एज ए ओवरऑल ये उन लोगों के साथ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जिन लोगों ने मेहनत से पढ़ाई की थी, ये उन लोग के साथ एक नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद इस सिनेरियो में अगर आप 450 प्लस है या 480 प्लस है, तो मैं आपसे कह रहा हूं चिल करिए, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस दैट यू गेट थ्रू। इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं उन लोगों से करना चाहता हूं जो लोग आगे पेपर में रीअपियर करेंगे अगले साल, या जो लोग 12th में अपियरिंग है इस बार पहली बार देने वाले हैं, मतलब जिन लोग को अगले बार नीट अटेम्प्ट करना है। क्योंकि मैं एक जनरल ट्रेंड सुन रहा हूं खासतौर से ऑनलाइन कम्युनिटी में, यार तो पेपर ऐसा आएगा, तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी, एडवांस के सवाल लगाने पड़ेंगे, डीसी पांडे लगानी पड़ेगी फिजिक्स के लिए। दिस इज ऑल सिंपली, टू पुट इट सिंपली, मतलब सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट इट इज क्रैप एंड बुलशिट। ये पेपर एक एनॉमली था, एक एनॉमली को आधार बनाकर आप ट्रेंड नहीं सेट कर सकते। पॉइंट ये नहीं कि आप डीसी पांडे लगा लोगे, पॉइंट ये नहीं कि आप एडवांस के सवाल लगा लोगे, पॉइंट ये 1 घंटे में कैसे लगाओगे। क्योंकि नीट के एग्जामिनेशन की जो टेस्टिंग का पैटर्न है, जो प्रोसीजर है, जो मकसद है, वो एकदम अलग है। वो आपसे डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में क्विक डिसीजन मेकिंग की डिमांड करता है, इसीलिए इतने सारे सवाल आते हैं। वो जेई या जेई एडवांस का जो पेपर होता है वो आपको टाइम देकर आपसे कोशिश करता है आप 3 घंटे में 18 सवाल करो ना, वहां डराइव करो, दिमाग लगाओ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, ये सब करो। लेकिन नीट का पर्पस नहीं है, एग्जाम ऐसे होता नहीं है।
तो मान लीजिए आपने डीसी पांडे लगा भी लिया, आपने एडवांस के क्वेश्चंस लगा भी लिए, कि आप एग्जामिनेशन में 1 घंटे में भाई 15 ही कर पाओगे फिर भी, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दैट। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग आगे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि यहीं पर जो हमेशा बोलता है ना एनटीए, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहता हूं बंद हो जाएं, मैं चाहता हूं कोचिंग पे लोग डिपेंडेंट ना हो, लेकिन आप जो करते हो उससे लोग कोचिंग पे ही डिपेंडेंट होंगे। उससे लोग जो खुद की तैयारी कर रहे थे, या जो लोग थोड़ा बहुत किताबें लेकर ऑनलाइन मीडियम से तैयारी कर रहे थे, उनका तो मतलब रे ऑफ होप ही खत्म कर देते हो आप। ये इसका एक दूसरा डाउन साइड है, क्योंकि वहां अब उनके पास एक ऑप्शन है आपको, क्योंकि वो सारी चीजें आपको किसी मतलब बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति से पढ़ना पड़ेगा, आप अपने लेवल पर नहीं कर सकते। वो कर सकते हो, मतलब मैं कह रहा हूं कम टाइम में। टाइम इज द की ना, टाइम ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया में। 1 साल में आपको बोर्ड्स भी करना है, ये भी करना है, फिर एडवांस के सवाल, डिफिकल्ट। तो मैं ये कह रहा हूं, इस पेपर को आधार बनाकर, एक बेसिस बनाकर कोई फ्यूचर की तैयारी करना एक बेवकूफी होगी। जो टीचर्स ये कह रहे हैं आपसे, या जो इंस्टीट्यूट्स इस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे ही लगता कि इसको बेसिस बनाकर कोई तैयारी की जा सकती है। हम लोग जैसे कर रहे थे वही करना चाहिए। ऑब्वियसली थोड़ा सा लेवल फिजिक्स में एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और कुछ चीजें आप थोड़ा एचसी वर्मा तक आप जा सकते हो, लगा सकते हो उसके, लेकिन उससे अधिक फिजिक्स में इन्वेस्टमेंट करना एज फ्यूचर डॉक्टर्स ना आपके लिए कोई बहुत यूजफुल है, ना नीट के पर्सपेक्टिव से, सिलेक्शन एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कोई उसमें तर्क है। इन्वेस्ट दैट टाइम इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मान के चलना अगर ऐसा पेपर आएगा तो मैं 15 ही 20 ही करके आऊंगा, क्योंकि तुम कर भी नहीं पाओगे। और 15-20 सवाल इसमें भी ऐसे थे जो आप कर सकते थे बेसिक, मतलब थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ। जो वो सवाल आएंगे उनको अटेम्प्ट ही नहीं करना है, दे आर मेंट फॉर लिविंग। इफ आपको टॉप थोड़ी करना है नीट, आपको नीट क्वालिफाई करना है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज अंडर 30,000 रैंक लेके आनी है, दैट इज योर पर्पस। पर्पस इज नॉट टू टॉप। अगर टॉप करने वाले लोग हैं तो उनसे तो देखिए, ये बात कोई भी की जाती है तो एवरेज, एक जनरल आबादी के लिए की जाती है। तो मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूं, लेकिन मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मैं एंड इस बात पे करूंगा। यस, पेपर वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई वंस अगेन रिफ्रेज इट, नॉट डिफिकल्ट बट वियर्ड। और ये जैसा कई लोगों ने कहा दशकों में ऐसा हुआ, मैं तो 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं नहीं कह सकता दशकों की बात, लेकिन इट्स मैटर ऑफ डिकेड्स में ऐसा पेपर नहीं आया। ये बात सही है। 1 2 कई सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट्स गॉन इज गॉन। अभी हमारे सामने ये है कि अगर आप 450 प्लस में हो तो रिलैक्स कर सकते हो और लुक फॉरवर्ड कर सकते हो रिजल्ट्स को। जो लोग भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, ये एनॉमलस बिहेवियर था, जैसे पीरियड 2 एलिमेंट्स केमिस्ट्री में एनॉमलस बिहेवियर दिखाते हैं अपने ग्रुप के सारे। ऐसे नीट का एग्जाम का ये 2025 पेपर एनॉमलस था। इसके बाद फिजिक्स का खास तौर से, इसको बेसिस बनाकर कोई तैयारी मत करना, इसको बेसिस बनाकर अपनी पूरी तैयारी का पैटर्न मत बदलना। गो विद व्हाट यू आर डूइंग, थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर लेना, थोड़ा सा वो कर लेना, और मान के चलना पेपर ऐसा आएगा तो मैं 20 सवाल करके आऊंगा और वो सही करके आऊंगा। ठीक है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे, जाते जाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप में से कई बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे सर पेपर आपने तो नहीं दिया था ना, आपका तो फ्यूचर स्टेक पर नहीं है ना, आपके लिए सारी बातें करना आसान है, मैं जानता हूं। लेकिन एज मेंटोर, एज टीचर, हर ग्लूमी सिचुएशन में वी हैव टू लुक फॉर द रे ऑफ लाइट। हमें हर जगह आशा किरण देखनी पड़ती है, और ऐसे ही जिंदगी चलती है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सी यू ऑन द अदर साइड, बाय बाय, थैंक यू।